नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ में अब युवाओं को राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार 1 साल में 1 लाख रुपए देने जा रही है। इससे प्रदेश के युवाओं को कितना फायदा होगा, इस बारे में हमारे संवाददाता खोमन साहू ने युवा विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक देवेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, आज जो सम्मेलन हुआ, प्रदेश भर से पूरा युवा आए थे, कितना फायदा युवाओं को होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार युवाओं के लिए बेहतर से बेहतर योजना ला रही है। भले वो सरकारी नौकरियों की बात हो या उनको स्वरोजगार देने की बात हो या उनको ट्रेन करके उनको अपने जीवन शैली को ऊपर बढ़ाने की बात हो, हर स्थिति परिस्थिति में भूपेश बघेल जी की सरकार कार्य कर रही है। राजीव युवा मितान जो योजना है वो भी एक अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से युवाओं का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और स्पोर्ट्स में भी जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख तक का अनुदान 1 साल में शासन द्वारा दिया जाएगा। तो प्रमोट करने की योजना है। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि शासन और युवाओं के बीच में एक साथ काम करने का अवसर इस योजना के माध्यम से मिलेगा। लेकिन बीजेपी हमेशा आरोप ये लगाती रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। पता नहीं, बीजेपी तो आप भी जानते होंगे कि किस आधार पे बोलती है। मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ, उन्होंने क्या किया? हमारी सरकार आने के बाद पहली बार शिक्षकों की भर्ती हुई, शिक्षाकर्मी की नहीं, शिक्षकों की हुई, हमारी सरकार में हुई। हम राजीव युवा मितान योजना लेके आए। हमने पीडब्ल्यूडी, हमने बस्तर बटालियन, हमने पुलिस विभाग, हमने नगरीय निकाय, बिजली विभाग, हर जगह सरकारी स्थानों जो रिक्त पद थे उसको भर्ती करने का काम और उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की। हमने धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया। तो ये किसके लिए दिया? युवाओं के लिए दिया। बीएससी और बीटेक एग्रीकल्चर करके बच्चे आज के समय अपने खेतों में काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनकी आय बढ़ रही है, आमदनी बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है वो निश्चित तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। साथ ही जो युवा सम्मेलन को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में जो है युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम करेगी। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। बीते 2 दिनों से कांग्रेस में उथल पुथल साफ नजर आ रही है। पिछली बार 30 विधायकों के दिल्ली दौरे के बाद लगभग 15 विधायक फिर से दिल्ली गए हुए हैं। जानकारी ये है कि दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से इन विधायकों की मुलाकात नहीं हो पाई है। केवल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से फोन पर चर्चा हुई है। ये दूसरा मौका है जब विधायकों का दल दिल्ली से इस तरह लौट रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि सैर के लिए दिल्ली जाना दूसरी बात है, और अगर फोन पर ही चर्चा करनी थी तो रायपुर क्या बुरा था। जानकारी के मुताबिक इनमें से ज्यादातर विधायक आज शाम वापस राजधानी लौट आएंगे। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री ने प्रचार प्रसार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए दीप प्रज्वलित कर राज्य में रक्तदान माह का शुभारंभ किया। ये प्रचार रथ रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एवं भिलाई के प्रमुख हाट बाजार, मॉल, स्कूल और कॉलेजों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। रक्तदान दिवस के अवसर पर वाहनों को रवाना किया गया है। ये वाहन सार्वजनिक स्थलों पे जाके रक्तदान के लिए अनुरोध करेंगे और तत्कालिक मौके पर ही ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको अस्पताल जाना, समय निकाल के जाना, ये सबसे बच सकेंगे। और आवश्यकता इसकी महसूस इसलिए भी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में अगर 2,55,000 यूनिट खून के पाउच के आवश्यक होते हैं 1 साल में, तो अभी निजी और सरकारी क्षेत्र में मिला के हम 2 लाख यूनिट ही एकत्रित कर पाए हैं। हो सकता है कोरोना काल में कुछ कमी आई हो, लेकिन और कम से कम 55,000 यूनिट रक्तदान के माध्यम से ये आवश्यक हैं छत्तीसगढ़ में वैसी स्थिति में मरीजों के उपचार के लिए जब उनको खून की आवश्यकता होती है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज मीडिया से कई विषयों पर चर्चा की। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक की उपस्थिति और दिए जा रहे बयानों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर खींचतान बिल्कुल नहीं है। हाईकमान ने हम सबको पूर्व में दिल्ली बुलाया था। फैसला क्या होना है ये हाईकमान के पास सुरक्षित है। खींचतान उतनी नहीं जितने की एक संभावना है, जो सभी उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सवाल लोगों की जबान पे रहे, लोगों की सोच में रहे। और अभी जैसे जैसे समय 2.5 साल के करीब का आया, अब तो 4 महीने करीब बीत भी गए 2.5 साल के। तो ये हाई कमांड ने हम सबको बुलाया था, ये आप लोगों से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। 24 अगस्त को भूपेश भाई हम लोग राहुल जी से मिले थे। तो उसके बाद क्या निर्णय होना है, 27 तारीख को पुनः भूपेश भाई राहुल जी से मिले थे। क्या होना है ये हाईकमान के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उस पर उन्हीं को निर्णय लेना है। तो कोई नई स्थिति नहीं बनी है, जो बात उनके सामने है वो उनको निर्णय करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सभी बुजुर्ग के स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि बुजुर्ग परिवार और समाज की अमूल्य धरोहर है। वे जीवन भर परिवार और समाज को अपना अमूल्य योगदान देते हैं। उनके पास अनुभव का खजाना होता है, जिससे वो सबको सही राह दिखाते हैं। बुजुर्गों की खुशी, स्वास्थ्य और सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन हर पल हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन उनके प्रति मन में छिपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए बुजुर्गों के प्रति चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर भी एक दिन निश्चित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर यानी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वृद्ध दिवस पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं पद्मा कुलदीप आज एक समसामयिक मुद्दे के साथ आपके सामने हूँ। गौर फरमाइए दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, शहर तो पेड़ से टूटे बेजान पत्ते हैं साहब, जड़ें तो आज भी उस पेड़ की गांव में बसती है। बिल्कुल कुछ इस तरह से ही हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस परिवार में सुख, संतुष्टि और स्वाभिमान नहीं आ सकता। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान है, हमारी धरोहर है, उन्हें सहेजने की जरूरत है। यदि हम परिवार में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो परिवार में बुजुर्गों का सम्मान करें। हर घर में बुजुर्ग मिलेंगे, कहीं पर उनको दिए गए सम्मान और उनकी सलाह से घर चलता दिखेगा, तो कुछ घरों में उनकी अवहेलना भी देखने को मिलती है। फर्क आप खुद देखेंगे कि जिन घरों में बुजुर्गों की कद्र नहीं होगी, वहाँ संस्कारों का अभाव होगा। दर्शकों, दूसरी तरफ जहाँ बुजुर्गों का सम्मान दिया जाता है, वो घर उन्नति के रास्ते पर चलता है। हम सभी को बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसकी शुरुआत भी हर व्यक्ति को अपने आसपास मौजूद लोगों से करनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, तब हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने लिए वैसे ही लोगों से व्यवहार की उम्मीद करेंगे। दोस्तों, हम चाहे जवानी की बात करें, प्रौढ़ावस्था की या फिर वृद्धावस्था की, ये सब उम्र के पड़ाव हैं और इस पड़ाव से हर एक को गुजरना पड़ता है। युवावस्था स्थायी नहीं होती। आज जिनको अपने रूप, यौवन और शक्ति पर घमंड है, वो सब वक्त के साथ ढल जाएगा, छिन जाएगा। हर नौजवान एक दिन बुजुर्ग बनेगा। बुजुर्ग हमारी समाज की अनुभवी ताकत है। आज हम जहाँ हैं, उसमें उनका भी योगदान है। हमारे समाज के ताने बाने की कसावट में उसको खड़ा रखने में उनका भी योगदान है। नई पीढ़ी के मूल्य नए होते हैं, उसमें विद्रोह होता है, लेकिन पुराने मूल्यों और अनुभवों की अपनी अहमियत है। अगर दोनों के बीच सही सामंजस्य है तो कहना ही क्या, वो चाहे समाज हो, घर हो या देश हो, सब एक दूसरे का हाथ थाम कर ही आगे बढ़ते हैं और इन तीनों के ही निर्माण में हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा योगदान है। दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर संकल्प करें कि हम अपने बुजुर्गों को कभी उपेक्षित नहीं होने देंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके अकेलेपन के दर्द को बांटेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पद्मा कुलदीप
इजाजत चाहूंगी, अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ और गौर फरमाएंगे। नमस्कार। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पत्थल गांव के आधा दर्जन गांव के हजारों किसानों के लिए जीवन दायिनी कहलाने वाले तमता बांध में कई जगह मिट्टी धंस जाने से बड़ा हादसा होने का भय बना हुआ है, जिससे आसपास के किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बांध की देखरेख नहीं होने से सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। मौजूदा समय में तमता मुख्य बांध पर ही मिट्टी का लगातार कटाव होने की वजह से किसानों ने विभाग के आला अधिकारियों को कई बार सूचना भी दी थी, लेकिन अभी तक जल संसाधन विभाग ने इस बांध की सुध नहीं ली है। किसानों का कहना है कि तमता जलाशय की देखरेख में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब आसपास के आधा दर्जन गांवों पर खतरा मंडराने लगा है। जय विभाग मतलब 2-3 बार ले खबर कर देखे, ध्यान नहीं देते हैं, अभी तक देखे भी नहीं आते हैं। ये नहर भी टूटने वाला है, नहर अंगू टूटत है और मेड़ भी अभी तो कम से कम 10 फीट गड्ढा है और देखे भी नहीं आते हैं। बांध का स्थिति वो गेट के पास वाला में वो गड्ढा हो गया है, फूटने के कगार पर है। विभाग वाले अभी इसको 2 महीना पहले ही मरम्मत किए थे और मरम्मत के नाम से पूरा लाखों रुपया बांध का पैसा पूरा हड़प रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेमेतरा जिले में प्रवास होना है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर और विधायक ने प्रेस वार्ता कर सीएम के कार्यक्रम की जानकारी दी। गौरतलब है कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे किसानों और विभिन्न समाज के प्रमुख व्यक्तियों के साथ बैठक लेंगे। गरियाबंद जिले में एकता परिषद ने जिले में न्याय और शांति पदयात्रा निकाली, जिसके तहत ग्रामीणों की समस्या को सुना गया, जिसके बाद परिषद के जिला संयोजक नूरानी जैन की अगुवाई में परिषद के सदस्यों ने कलेक्टोरेट परिसर पहुंचकर 9 सूत्रीय जनहित समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग को लेकर जिले के कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नया सिरे से उसको जो आवेदन भरने के लिए फिर आदेशित करे और हमारी न्याय और शांति पदयात्रा में हमारी जो एक मांग है शुरू किया और उस पर हम लोग जो क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के दौरान हम लोग अलग अलग गांव में बैठक करके, सभा करके, चौपाल करके जो हमने जो मुद्दों का जो आंकलन किया है और हमें जो देखने को मिला, हमें जो समझने को मिला, तो काफ़ी वन अधिकार पर लोगों को जो अधिकार जो मिलना था वो संपूर्ण अधिकार अभी भी लोगों को नहीं मिला है। लोग जो है वंचित हैं। 5 एकड़ का कोई व्यक्ति अगर दावा किया है तो उसको 5 एकड़ का संपूर्ण ज़मीन अभी तक नहीं मिला है। नूरानी जैन जी के माध्यम से डुमर बहारा से हमने इस यात्रा का शुरुआत किया और लोगों को ये है कि वर्षों से काबिज वन भूमि में अगले लड़ाई में पहले हमारे राजनीतिक निर्देश पर जिसको 5 एकड़ का कब्जा है उसको बस 1 एकड़ ही मिला है, किसी को 10 काठा का मिला है, उसमें संतुष्टि नहीं है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की विभिन्न शालाओं में पढ़ना लिखना अभियान के तहत निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए महापरीक्षा का आयोजन किया गया था। महापरीक्षा आयोजन में देखा गया कि निरक्षरों की जगह स्कूल में पढ़ने वाले नियमित छात्र परीक्षा दे रहे थे। मामला लखनपुर विकासखंड की आमापारा प्राथमिक शाला और ग्राम सिरको तंगा की प्राथमिक शाला का है। ये पढ़ना बढ़ना आंदोलन के तहत आज महापरीक्षा अभियान सरगुजा जिले में आयोजित किया गया। इसमें 10,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए विभिन्न परीक्षा केंद्रों में और ये जो 9 साक्षर साल भर उनको पढ़ाया गया, ये 9 साक्षर तैयार हुए। इन 9 साक्षर की परीक्षा आयोजित की गई और ये 9 साक्षर हुए हैं
उसकी जांच के लिए परीक्षा आयोजित की गई और ये परीक्षा पास होने के बाद इनको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सब प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उनकी फ़ोटो लगी रहेगी और प्रमाण पत्र उनको प्रदान किया जाएगा कि ये 9 साक्षर बन चुके हैं। बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं को शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र के अनुसार किए गए वादों को लेकर जल्द अमल में लाए जाने की मांग सरकार से की है। ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन है। पहला शासकीय कर्मचारी घोषित करते तक न्यूनतम वेतन दिया जाए कलेक्टर रेट, जो जन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री ने वादा किया था। और दूसरा मांग है हड़ताल और बर्खास्त अवधि का मानदेय तत्काल दिया जाए। तीसरा है पदोन्नत 1500 के जो मानदेय बढ़ा है उसका एरियस दिया जाए और कार्यकर्ताओं को परीक्षा पत्र सीधी भर्ती दिया जाए, उम्र की सीमा छूट कर गए। और चौथी मांग है हमारी मिनी आंगनबाड़ी को मेन आंगनबाड़ी का दर्जा दिया जाए। पांचवी मांग है कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद 5 लाख और सहायिकाओं को 3 लाख रुपये दिया जाए। छठवां मांग है पोषण ट्रैकर मोबाइल जो मिला है, पोषण ट्रैकर में हम लोग पोषण ट्रैकर करने के लिए मोबाइल का खर्चा सभी जिला को नया मोबाइल दिया जाए और साथ ही जो मोबाइल का खर्चा है भत्ता वो शासन द्वारा दिया जाए। ऐसा लगता है कि अपराधों का अब रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ओलंपिक में हमने मेडल जीते न जीते, लेकिन अपराधों में मेडल जरूर जीत सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज रायपुर के डीडी नगर से 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों राजधानी रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक युवती से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए भिलाई और रायपुर की टीम ने डीडी नगर इलाके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही संदिग्ध पूर्व में ऐसे मामलों में जेल जा चुके हैं। डीडी नगर थाना के अंतर्गत जो पल्लवी विहार है, वहाँ की निवासी भगवानी केवलानी वो 30 सितंबर की सुबह फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी। तो उनके पास 2 अज्ञात व्यक्ति हैं बाइक से आए और उनसे पूछे कि कुछ रास्ता वगैरह पूछे। और जैसे उनसे बातचीत हो रही थी, वो लोग जो महिला चैन पहनी हुई थी गले में सोने की, उसको वो छीन करके वो लोग भाग गए। वो महादेव घाट की तरफ में भागे हैं। तो हमारी साइबर की टीम और जो हमारी थाने की टीम है उनकी पतासाजी कर रही है। साथ ही वो सरहदी इलाका है, तो जो भिलाई में जो है जो सरहदी इलाका, वहाँ पर भी हमारी टीम जा करके और वहाँ की पुलिस टीम के साथ में इसके संबंध में संदिग्धों से पूछताछ वगैरह की जा रही है। हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो हमें कुछ जो बाइक का जो हुलिया है और व्यक्ति का हुलिया पता लग रहा है हमको, और वैसे ही व्यक्ति की कुछ जानकारी हमें बाकी क्षेत्र में भी मिल रही है कि वहाँ वो लोग वारदात कर रहे हैं। तो एक संयुक्त रूप से हमारी जो टीम है इसमें कार्रवाई कर रही है और जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा। वीआईपी न्यूज़ पर अब वक्त है बाजार बात का। नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम बाजार बात और आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जेपी सीमेंट के स्टेट हेड मार्केटिंग सैयद रिजवान अली साहब। सैयद रिजवान अली साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जब हम आपके ऑफिस में आ रहे थे तो नज़र पड़ी एक पोस्टर पर, आपकी कंपनी का पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि अंदर से सॉलिड। ये अंदर से सॉलिड देख करके मुझे ये बड़ी मतलब एक जिज्ञासा सी हुई, क्योंकि सीमेंट तो वैसे ही बड़ा मजबूत होता है, सॉलिड होता है, लेकिन इस टैगलाइन के ज़रिए आपकी कंपनी क्या कहना चाहती है? सर, ये एक छोटा सा टैगलाइन ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे महत्व बहुत बड़ा है। जी। जेपी सीमेंट जब 30 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, तो उस समय का टैगलाइन था युगों युगों का साथी। और जैसे जैसे कंपनी प्रगति करती गई, वैसे अपने टैगलाइन में चेंजेस लाई। तो ये आखिरी टैगलाइन में जब सचिन तेंदुलकर हमारे साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर जुड़े, तो उस समय कंपनी ने इस टैगलाइन को दिया। और इसका मतलब साफ है कि हम अंदर से सॉलिड है, यानी कस्टमर जब इस सीमेंट को लगाता है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि वो अपने मूल्य का पूरा पैसा पा रहा है। वैसे रिजवान साहब, मैं समझता हूँ कि कोई प्रोडक्ट अपने आप में भी एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है। जैसे कि यदि उसकी क्वालिटी बेहतरीन है, वो बहुत मजबूत है, सीमेंट की ही हम बात करें, तो अपने आप जो वो भरोसा जीतता है वो प्रोडक्ट पब्लिक के बीच में, पब्लिक उसको जिस तरह से जिस रफ्तार से ख़रीदती है, या
एक दूसरे से जब लोग किसी प्रोडक्ट की तारीफ़ करते हैं तो अपने आप वो भी कंपनी के खाते में सारी चीज़ें जाती हैं, ये तारीफ़ उसको जो मिलती है तो उसकी एक साख बनती है जनता के बीच में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जेपी सीमेंट है, एसीसी है और अंबुजा है, जाने कितनी कंपनियाँ हैं। जो इन सारी कंपनियों के बीच में जेपी सीमेंट ख़ास है, किस बात पे ख़ास है? क्योंकि सीमेंट तो सभी बेच रहे हैं, तो आपकी कंपनी में क्या ऐसी खासियत है जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा करें? सर, जेपी सीमेंट अपने ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्ध है। आज हम जिस प्रकार से देश में पूरे लगातार बढ़ते चले गए, ग्राहकों की पसंद बनते गए, तो पसंद का कारण ही ये था कि हमने ग्राहकों को मन में रखकर प्रोडक्ट को बनाया। आज छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जो रॉ मटेरियल में बहुत रिच है जी। यहाँ पर मतलब आज देश में अगर कहीं पर स्लैग उपलब्ध है तो वो छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्लैग अवेलेबल है जी। इसी के चलते हमारी कंपनी ने यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के साथ टाई अप करके एक प्लांट लगाया, जो उनके कैंपस में लगाया, और आज हम स्लैग के द्वारा तैयार निर्मित सीमेंट दे रहे हैं, जो कि उत्तम क्वालिटी का सीमेंट पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है। क्या बात है। और खुशी होगी मुझे इस बात को बताने में कि छत्तीसगढ़ से हम इस सीमेंट को उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक सीमेंट भेजते हैं। मतलब इस्पात संयंत्र की गोद में बैठ करके आप भी इस्पात जैसा सीमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल सर, लोहे जैसा एकदम। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि सीमेंट जो है, हम कहते हैं ना कि जब दोस्ती होती है तो हम कहते हैं कि उसमें दोस्ती में सीमेंट ऐसा मजबूत हो जाए, मोहब्बत का सीमेंट, प्यार का सीमेंट। ऐसी मुझे लगता है कि जब जनता प्यार का सीमेंट जो है उसके साथ जोड़ती है तो किसी कंपनी की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। आप क्या कहेंगे कि पब्लिक का जो रिस्पांस आपको लगातार इस सफ़र में मिला है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो पिछले 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ की धरती पे हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का अपार प्रेम, अपार प्यार ऐसा मिलता है। मैं जब मार्केट विजिट पर निकलता हूँ, ग्राहकों के पास जाता हूँ, ग्राहकों के बीच में जाता हूँ, तो उनका केवल यही एक रहता है कि साहब आपकी सीमेंट लगाने के बाद हम चैन से सो सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, हर एक कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसमें वो कुछ ख़ास जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, उनको प्रायोरिटी देती है। तो अगर मैं आपकी कंपनी की पॉलिसी की बात करूं सीमेंट के मामले में, वो क्या है और किन बिंदुओं को आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है? सर, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारी कंपनी का केवल एक बिंदु है, वो है ग्राहक। ग्राहक को हम संतुष्टि देते हैं। एक बार आप किसी को अपने प्रलोभन से सीमेंट दे सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट को दे सकते हैं, परंतु दोबारा अगर उसको लेना है तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट के प्राइस मनी फॉर वैल्यू होना चाहिए। बिल्कुल। यानी अगर वो 250-300 रुपए की सीमेंट आपसे खरीदता है तो उसको ये बात महसूस होना चाहिए, यस आई हैव बॉट द राइट थिंग, ये हमारे मकान के लिए बहुत ही उम्दा है। और ये सीमेंट साहब देखिए, ज़िंदगी में मकान आदमी कब बनाता है? अमूमन हिंदुस्तान की जैसी कल्चर में रिटायरमेंट के बाद जो पैसा बचाकर वो अपने पेट को काट कर आता है, फिर मकान बनाता है, और वहाँ पर अगर उससे कोई छल कर दे तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। मैं इसको अपराध से भी ऊपर की श्रेणी मानूंगा। तो इसलिए कंपनी का केवल एक ही बिंदु है और वो है कस्टमर। कस्टमर इज द किंग। इस बात को हम लोग मानते हैं। अगर हम, जैसे आपने कहा कि कस्टमर इज़ द किंग, लेकिन वो लोग ख़ास तौर से जिन्हें मकान बनाना है, इस बीच क्या हुआ कि ज़मीनों के मामले में थोड़ा सा एक ठंडापन, कंस्ट्रक्शन साइड में ठंडापन, मतलब जो बिल्डर्स हैं उन्होंने बहुत ये झेला है, ख़ास तौर से पैंडेमिक के दौर में भी। उस समय तब कंपनी की जो मार्केटिंग की जो पॉलिसी थी उसके बिज़नेस पर कितना असर पड़ा और उसने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बदला? क्या उसमें कोई नई चीज़ आई? वो क्या रही स्ट्रेटजी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है सर, पैंडेमिक
भगवान ना करे कि ये तीसरी लहर हम लोगों को फेस करना पड़े। बहुत बुरा दौर था। मुझे याद है मार्च मोदी जी का ऐलान और भारत का अचानक पूरे देश के संयंत्र का बंद होना, वो दिन, और उसके बाद 20 अप्रैल को हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जी ने इस बात को कहा कि नहीं, आप लोग संयंत्र को चला सकते हैं, परंतु कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो होना चाहिए। जी, हम लोगों ने उसके बाद भी हम लोगों को 2 दिन लग गए सारी प्रोटोकॉल को फॉलो कराने में। और फिर डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने जब हम लोग को आदेश पारित किया तो हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई, ना कि हमारे ही लेकिन बाकी तमाम दुकानदारों पे जिनकी दुकानें बंद हो चुकी थी, छोटा लेबर साइट में काम नहीं था, सब बेरोजगार हो चुके थे। तो वो दौर सर ऐसा था कि मुझे आज भी याद है और शायद लगता है कि ज़िंदगी भर वो दौर याद रहेगा। लेकिन उस समय कोरोना का एक ऐसा माहौल बना, फिर प्लांट अप्रैल के माह में मात्र 7 दिन चला, इसके बाद फिर कोरोना के केसेस आने लगे, फिर प्लांट बीच में 2-3 दिन बंद होता था। ऐसे मेरा ही नहीं, सभी का प्लांट में दिक्कतें आई, लेकिन आज भगवान की दया से थोड़ा चल रहा है। मंदी है, मंदी का दौर है, लोगों के पास जाहिर है जब पैसे जेब में नहीं होंगे तो मकान कहाँ से बनाएंगे। अभी इस दौर से हम बाहर आएंगे, लगभग 6 महीने या साल भर लग सकते हैं, और वी होप कि इससे हम जितनी जल्दी बाहर आए अच्छा है। आपको एक जानकारी की बात बताऊं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक सीमेंट बनाता है। क्या बात है। मैंने सुना है वैसे कि एक ज़माने में, मुझे याद है कि 16 सीमेंट प्लांट शायद ऐसा कुछ है, जिसमें 8 स्पंज आयरन के प्लांट हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जैसे ये पैंडेमिक के दौर की आपने बात की, लेकिन अगर भरोसा सीमेंट की तरह है, मन का विश्वास सीमेंट की तरह है, तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जितने भी जो सीमेंट के प्लांट्स हैं उनमें स्ट्राइक चल रहा है, फिर बीच बीच में कभी कभी जो ट्रांसपोर्ट वाले वो स्ट्राइक कर देते हैं। तो ऐसे में जो बाज़ार की हालत क्या होती है, वो जो डगमग होने लगता है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर क्या है कि ये स्ट्राइक अभी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कॉल की गई है और उनकी ये मांग है कि चूँकि डीजल में काफ़ी वृद्धि हुई है तो उनका भाड़ा बढ़ाया जाए। अभी चूँकि बाज़ार बहुत डाउन है, सीमेंट की डिमांड है नहीं, तो कंपनियां इस पोजीशन में नहीं है कि बाज़ार में भाव को बढ़ा पाएँ। तो जब भाव नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस चलते ट्रांसपोर्टर्स अभी इस बात से तैयार नहीं हुए और प्लांट अभी बंद चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसी आशा लगती है कि हमारे अकबर साहब लगातार इस चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं और वार्तालाप चल रही हैं। जल्द ही ये स्ट्राइक ख़त्म होगी। बट एक चीज़ तो ज़रूर है कि जब भी ये स्ट्राइक ख़त्म होगी तो बाज़ार में सीमेंट में करीब 10 रुपये के ऊपर उछाल आएगा प्रति बोरी, क्योंकि आज की डेट में सीमेंट मार्केट से ख़त्म हो चुका है और काफ़ी साइटें बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में सीमेंट के दाम ऊपर जा सकते हैं जब बाज़ार खुलेगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि लोग जो एक ख़ास उसे कंपनी की अपनी एक साख होती है, उसे मोहब्बत जैसे कहते हैं या भरोसा होता है, वही उसी का सामान लेते हैं, तो वो जो है वो कहीं और शिफ्ट नहीं होंगे, वो वापस वो मतलब आपकी जो कंपनी है जो अभी तक उनके साथ जुड़ी हुई थी वो उतने ही उसके प्रति वफादार हैं, ये कहें? नहीं, कस्टमर्स तो सर देखिए क्या होता है कि एक टेस्ट डेवलप हो जाता है और वो टेस्ट अगर आपको वही टेस्ट चाहिए तो फिर उसके लिए तो रुकता ही है। तो मुझे पूरा यकीन है अपने कस्टमर्स पे, वो वेट करते हैं। और अभी काफ़ी लोगों का मेरे पास डायरेक्ट फ़ोन आ रहा है कि सर मेरी छत ढलनी है, किसी का कुछ होना है, बट सब वेट कर रहे हैं कि जैसे ही स्ट्राइक ख़त्म होती है माल उनको उपलब्ध हो जाएगा। एक बात तो है कि जैसे आपने कहा आपको अपने ग्राहकों की बहुत चिंता है, तो कस्टमर को लेकर के जो सर्विस है आपकी, सबसे ज़्यादा जोर आप ये देते हैं कि हमारा कस्टमर वो कोई भी हो वो सेटिस्फाइड रहे। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अपने दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है इस कार्यक्रम के लिए, बाज़ार बात के लिए बहुत प्रतीक्षा रहेगी। हम एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे साथ बात कर रहे थे सैयद रिजवान अली, जो जेपी सीमेंट के स्टेट हेड है मार्केटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।